रिप्रेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। लेकिन ये रिप्रेशन जो था, या अत्याचार जो था, वो एक पक्षीय था। वो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ में उन्होंने उदार रवैया अपनाया अंग्रेजों ने, और जो कांग्रेस के जो नेता थे उनके साथ में उन्होंने सख्ती से व्यवहार किया। कांग्रेस के अलावा उस जमाने में मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब, हिंदू महासभा, और कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों, ये चार महत्वपूर्ण पार्टियां आजादी से पहले हिंदुस्तान में थी, और इसके अतिरिक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी थी वो कांग्रेस थी। जिसने 1937 और 1946 के इलेक्शन में दिखा दिया कि अधिकांश जनता पर उनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन 1946 में जो चुनाव हुआ, उसमें जो मुस्लिम सीट जो थे, उसमें हालांकि कांग्रेस अधिकांश राज्यों में, 11 राज्यों में से अधिकांश राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई, लगभग 9 राज्यों में बनाई, 7 में खुद के बदौलत और 2 में सहयोगियों के बदौलत। लेकिन जो मुस्लिम सीट था, सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रावधान के तहत में, उसमें कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई। और यही कारण था कि मुस्लिम लीग को मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन देने का एक लेजिटिमेट आधार प्राप्त हो गया, और उन्होंने अंग्रेजों के सामने में 2 नेशन थ्योरी का प्रावधान रखा कि मुस्लिम माने इस्लाम और हिंदू सिविलाइजेशन दोनों अलग अलग है, दोनों खान पान अलग है। हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों के जो कल्चर है वो अलग अलग हैं, दोनों के पॉलिटिकल जो एटीट्यूड्स हैं या इकोनॉमिक पोजीशन है वो भी अलग है। तो इस कारण से वो एक देश में नहीं रह सकते, और उन्होंने पार्टीशन को इसका आधार बनाया, और अंग्रेजों ने उसको स्वीकार किया। जो मेरा अगला पॉइंट था कि रिप्रेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जो आंदोलन, अधिकांश जो आंदोलन आजादी से पहले किए गए थे वो कांग्रेसियों के द्वारा किए गए थे। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब से उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व 1920 से अपने हाथ में लिया, तो 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन, दूसरा 1931 का सिविल और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों, 1920 से लेकर 1947 के बीच में कांग्रेस ने 3 बड़े बड़े आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया था, और इसमें हजारों लाखों लोग शामिल हुए थे। कांग्रेस एक मास मूवमेंट बन गया था। 1920 के पहले कांग्रेस मिडिल क्लास, और 1905 से पहले अपर क्लास का एक संगठन हुआ करता था। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 1920 से एक मास पार्टी हो गया था, जिसमें कि सभी वर्ग के लोगों के लिए दरवाजे खुले थे। तो दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिडियंस ओबिडिएंट मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट, इन तीनों मूवमेंट में कांग्रेसियों की जबरदस्त भागीदारी रही। बाकी जो पार्टी मैंने बताया, मुस्लिम लीग या
बहुत सारी पार्टियों के बारे में आपको बताया, वो एक फ्रिंज पार्टी के रूप में आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेती रही। तो इस तरह से अंग्रेजों का पूरा फोकस कांग्रेसियों, और जिसमें कि अधिकांश लोग हिंदू थे, उनको दबाने की रही। और जैसे कि मैंने बताया कि 1920 का या 1931 का या 1942 का जो आंदोलन हुआ, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स को, यहाँ की हिंदू जनता को, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको तरह तरह की यातना दी गई। उनको 3-3 साल 4-4 साल तक जेल में रखा गया, उनके साथ में बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। लेकिन यही काम उन्होंने मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ में नहीं किया, या दूसरे जो सांप्रदायिक तत्व थे उसके साथ में नहीं किया। तो इस तरह से उन्होंने, अर्थात अंग्रेजों ने कोशिश किया कि फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट को दबाया जाए। और जो बार बार जो, जैसे कि 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा कांग्रेस ने दिया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में। तो कांग्रेस का जो अब जो उद्देश्य था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। और 1937 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, तो उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, जिसको कि नेटिव स्टेट भी कहते हैं, इनको भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया था। तो कांग्रेस ने इस तरह से जो ब्रिटिश इंडिया के कंप्लीट इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और उसका ही एक्सटेंशन था 1937 का अधिवेशन, उसमें उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया। और इस तरह से देश छोड़ने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जो अंग्रेजों की यह पॉलिसी थी वह पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी थी। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को एक दूसरे से लड़ाने भिड़ाने और अपना हित साधने की थी। और इसी कारण से उनकी सत्ता 1857 के विद्रोह के बाद लगभग 90 वर्ष तक चला। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन सोशल मैटर्स बाय द ब्रिटिश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1813 से पहले भी ब्रिटिश का या ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पॉलिसी था कि वो किसी प्रकार के हस्तक्षेप भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में नहीं करेंगे। और इसी कारण से बहुत सारे अंग्रेजों ने संस्कृत स्कूल्स खोले, मदरसा खोले गए, और यहाँ के ओरिएंटल जो एजुकेशन था उसको उन्होंने बढ़ावा देने का प्रयास किया। लेकिन 1813 के बाद में, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, कि अंग्रेजों ने फ्री ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई। सभी मर्चेंटों को, सभी ब्रिटिश मर्चेंटों को हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए खुली छूट दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली मना एकाधिकार समाप्त हो गया। मिशनरी को छूट देने के कारण और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट के द्वारा हिंदुस्तान के सामाजिक ताना बाना में जो बहुत सारी कुरीतियां फैल गई थी, उसको दुरुस्त करने के प्रयास में, जैसा कि मैंने बताया, सती एक्ट या एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज या विडो रीमैरिज एक्ट या एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट या इंग्लिश एजुकेशन पर प्रेशर और कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। अंडर मैकॉले अंग्रेजों के द्वारा किया गया। और इसी कारण से हम देखते हैं 1861 में इंडियन पेनल एक्ट या इंडियन पेनल कोड बनाए गए, सीआरपीसी बनाया गया। एविडेंस एक्ट 1872 में तैयार किए गए। 1865 में तीन हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई, तीनों प्रेसिडेंसी में, उन्हें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। तो इस तरह से अंग्रेजों ने
हिंदुस्तान को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सारे प्रयास किया और जो कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियां, उसको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन जब अंग्रेजों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 का एनालिसिस किया तो उन्हें यह पता लगा कि इसका एक कारण हिंदुस्तानियों के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कारण भी रहा। तो अब अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी के बाद से यह निर्णय लिया कि हिंदुस्तानियों के संस्कृति या उसके सामाजिक संरचना या धार्मिक मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, और इसका एश्योरेंस क्वीन विक्टोरिया के द्वारा अपने प्रोक्लामेशन में भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने जो शिक्षा का जो नियम बनाया था, जो शिक्षा का जो माध्यम बनाया, उसको इंग्लिश रखा, अंग्रेजी रखा, और इसके तहत में बहुत सारे इंग्लिश स्कूलों को खोला गया। देहाती क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए, और यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के द्वारा हिंदुस्तान में विभिन्न जगहों में यूनिवर्सिटी खोलने का भी उन्होंने प्रावधान रखा, और जिसके तहत पंजाब यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई बहुत सारी जो संस्कार थे, जो उनके जो सोच थे, वो भी हिंदुस्तानियों में घुस गया। इसका एक रिजल्ट और हुआ, और वो ये हुआ कि जो हिंदुस्तान में जो मिडिल क्लास जो अंग्रेजी जानते थे, उनका बहुत बड़े पैमाने पर उदय हुआ, और वो विश्व की राजनीति से, विश्व की आर्थिक स्थिति से, या जो विश्व में क्या क्या घट रहा है उससे कनेक्टेड हो गए। और जो बहुत सारे अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान में निकले, जिसके कारण से अब हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास था वो ब्रिटेन या यूएसए के मिडिल क्लास से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करने लगा। इसके अलावा दोस्तों, 1858 से लेकर के 1947 का पीरियड आर्थिक जगत में फिनेंशियल कैपिटलिज्म का दौर रहा। इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल पावर बना तो 1757 से लेकर 1813 तक मर्केंटिलिस्ट कैपिटलिज्म को अपनाया, और उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो थी मोनोपोलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन उसके बाद में 1813 के बाद 1858 तक उन्होंने फ्री ट्रेड को अपनाया। अब फिनेंशियल कैपिटलिज्म में जो 1858 से लेकर 1947 तक इसका पीरियड है, इसमें क्या हुआ? तो सबसे पहले जो हिंदुस्तान में 1914 से पहले आप देखेंगे कि 1914 से बिफोर 1914 यहां प्लांटेशन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, जिसके तहत में टी, कॉफी, इंडिगो, ये तीनों जो इंडस्ट्री था वो टोटल यूरोपियंस के हाथ में था, और इसमें हिंदुस्तानियों की हिस्सेदारी कुछ भी नहीं था। इसी पीरियड में 1914 से पहले कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्रीज का हिंदुस्तान में उदय हुआ। जैसे कि 1907 में टाटा ने टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का फॉर्मेशन किया, जो जमशेदपुर में अभी भी विद्यमान है 1907 में। तो और इसी पीरियड में रेलवे, टेलीफोन,
टेलीग्राफ, पोस्टल डिपार्टमेंट, कैनाल्स फॉर इरिगेशन पर्पसेस, इन सारे इंडस्ट्रीज या का उदय हुआ जिसमें कि रेलवे की सबसे ज्यादा भागीदारी थी। और इसका एक पहलू यह भी रहा कि ये सारी जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट लोगों के द्वारा किया गया, उसका जो भार है वो अल्टीमेटली हिंदुस्तानियों पर पड़ा, हिंदुस्तान के किसान और मजदूरों पर पड़ा। और जैसे कि 19वीं शताब्दी होते अंत के होते होते 50 मिलियन पाउंड का भार हिंदुस्तानियों को पड़ा, और जिसके कारण से हिंदुस्तान के किसान मजदूर अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो गए, अपना इक्विपमेंट बेचने पर मजबूर हो गए, गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, और बहुत सारे इलाकों में अक्सर अकाल या फेमिन्स होता रहा। और यह 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी विशेषता रही। इसके बाद जो अंग्रेजों ने जो रेलवे सिस्टम चालू किया था उसमें हालांकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा किया गया था, लेकिन उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी या बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गारंटीड इन्वेस्टमेंट का नाम लिया। इसका मतलब यह हुआ कि आप पूंजी लगाइए, आप इंडस्ट्री लगाइए, और अगर उसमें आपको फायदा नहीं भी होता है तो पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिक्योरिटी दिया उनको कि मैं इतना % आपको इनकम दूंगा। तो गारंटीड इन्वेस्टमेंट के तहत में रेलवे का शुरुआती समय में विकास हुआ। 1914 के बाद में हिंदुस्तान में कंज्यूमर गुड्स ये बहुत सारे फैक्ट्री लगे, जैसे कॉटन मिल्स, जूट मिल्स, राइस मिल्स, और इसके कारण जो कंज्यूमर गुड्स जो अंग्रेज यहां एक्सपोर्ट करते थे, जैसा मैंने बताया कि जो रॉ मटेरियल्स अंग्रेज इंग्लैंड ले जाते थे, और इसमें उनका बहुत बड़ा सहायता रेलवे ने किया, क्योंकि 1905 के आते आते लगभग 45,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हो चुका था हिंदुस्तान में। तो जो हिंदुस्तान जो केवल रॉ मटेरियल्स का एक मंडी हो गया था, जो रॉ मटेरियल्स हिंदुस्तान इंग्लैंड को भेजता था, वहां से फिनिश्ड गुड हिंदुस्तान में आता था, और जो पूरे हिंदुस्तानी मार्केट को लगभग 85% मार्केट को कब्जा कर रखा था। तो अब बदली हुई परिस्थिति में 1914 के बाद कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का भी निर्माण हिंदुस्तान में होने लगा। जैसे कॉटन मिल्स की स्थापना की गई, जूट मिल्स की स्थापना की गई, और इसके कारण जो कंज्यूमर गुड्स का जो इंपोर्ट था इंडिया में, उनका परसेंटेज काफी कम हो गया। 1939 से 1947 का पीरियड, यह था द पीरियड ऑफ द राइज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। इसके तहत में दोस्तों, चूंकि यह पीरियड 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, और अंग्रेजों ने जर्मनी से के विरुद्ध लड़ाई में पूरी ताकत झोंक रखी थी, और इसी पीरियड में उन्होंने हिंदुस्तान में एयरक्राफ्ट बनाने का फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल्स बनाने का फैक्ट्री, या आर्म्स एमुनेशन बनाने की फैक्ट्री, इन सब फैक्ट्री को निर्माण करने के लिए इंडियंस को प्रेरित किया, और साथ साथ हिंदुस्तानी और ब्रिटिश कैपिटलिस्ट मिलकर के ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाया, ताकि उत्पादन
बड़े पैमाने पर किया जा सके। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो पब्लिक डेट जो इंडिया का हमेशा ज्यादा रहता था, अब वो रिवर्स हो गया। अब ब्रिटेन का ब्रिटेन जो है वो इंडिया गवर्नमेंट का कर्जदार हो गया। कैसे कि इस पीरियड में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, 1946 आते आते ब्रिटेन की ट्रेजरी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, उनका धन खत्म हो गया था और 1.3 बिलियन पाउंड्स का कर्जदार हो गया, जिसको कि आजादी के बाद में उन्होंने 1956 तक चुकाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल जो है, जो पब्लिक डेट जो है वो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट का ब्रिटेन के गवर्नमेंट पर बढ़ता गया। और उसका रीजन क्या था कि बहुत सारे जो वार के सामग्री थे वो हिंदुस्तान से जाने लगे, बहुत सारी फैक्ट्रियां यहां पर बनी जिसमें से उत्पादन जो हाई सामान को बना करके ब्रिटेन में भेजा जाने लगा, जिससे कि यहाँ के पूंजीपतियों को काफी फायदा हुआ। 1946 के आते आते हिंदुस्तान में लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो अंग्रेजों के द्वारा इजाद की गई थी, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, परमानेंट सेटलमेंट या रैयतवाड़ी सिस्टम या मालवाड़ी सिस्टम, तो हिंदुस्तान में लैंड रेवेन्यू वसूल करना बड़ा मुश्किल काम हो गया था, क्योंकि आंदोलन जो कांग्रेस ने शुरू किया था वो मास मोबिलाइजेशन का आंदोलन था। इससे जनता में जागृति फैली, कंसंसनेस आया, अपने वो राइट्स एंड ड्यूटीज के प्रति सजग हुए। और इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज के जो कारिंदे लैंड रेवेन्यू टैक्स वसूलने के लिए बंगाल में, बिहार में जाते थे, उनको लोग मार करके भगाते थे। तो इस तरह से एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1945 से। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लैंड रेवेन्यू का इनकम ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लिए सबसे बड़ा आय का साधन था और उसका अधिकांश हिस्सा वो आर्मी पर खर्चा करते थे। 1858 के बाद उन्होंने आर्मी के स्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन किया। सबसे पहले तो 1858 के एक्ट के द्वारा उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जिसको कि आईसीएस बोलते हैं, आजाद भारत में आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका उन्होंने रिऑर्गेनाइजेशन किया, क्योंकि साम्राज्यवादियों की सबसे बड़ी ताकत इंडियन सिविल सर्विसेज था। और इसी इंडियन सिविल सर्विसेज जिनकी तादाद अधिकतम हिंदुस्तान में 1500 ही से ज्यादा नहीं था, इन्हीं लोगों के द्वारा पूरे देश का शासन प्रशासन संचालन किया जाता था और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को पूरी तरह से मदद की जाती थी। इसमें भी हालांकि विक्टोरिया ने कहा था, क्वीन विक्टोरिया ने, कि हम हिंदुस्तानियों को शासन प्रशासन में भागीदारी देंगे, लेकिन 1920 तक हिंदुस्तानियों की साझेदारी इंडियन सिविल सर्विसेज में लगभग नगण्य था। 1920 में जब हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में दोनों जगह परीक्षाएं एक साथ आयोजित किए जाने लगे, तब जाकर के हिंदुस्तानियों की संख्या इंडियन सिविल सर्विसेज में बढ़ने लगी। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि पलासी के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ 1000 विदेशी फौज था, 1000 अंग्रेजी फौज था और 2100 भारतीय फौज थे। सिर्फ 3000 लोगों ने पलासी युद्ध जीता था नवाब के 1 लाख के सेना के सामने। अगर आप आर्मी का डिप्लॉयमेंट या रिक्रूटमेंट देखेंगे या संख्या देखेंगे तो 1803 में
जब लॉर्ड वेलेस्ली हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था ब्रिटिश इंडिया का, तो उस समय में अंग्रेजों की जो अंग्रेजी फौज था उनकी संख्या मात्र 13,000 थी। इसका मतलब था कि जो अंग्रेजों का रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी में बहुत कम था। ब्रिटिश आर्मी में ज्यादा संख्या इंडियंस की थी। तो 1857 के बाद में उन्होंने इसको दुरुस्त किया। और वो कैसे? हिंदुस्तानियों की संख्या फौज में कम की गई और अंग्रेजों की संख्या फौज में बढ़ाई गई। और इस तरह से इक्वलाइज करने की कोशिश किया गया। साथ साथ हिंदुस्तानियों में फूट डालने के लिए कि उनमें एक तरह की यूनिटी नहीं हो, इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के रेजिमेंट, जैसे मराठा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, विभिन्न प्रकार के रेजिमेंट बनाए गए और उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी भी कम्युनिटी को ज्यादा उसमें रिप्रेजेंटेशन ना हो पाए। तो इस तरह से उन्होंने आर्मी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश किया और अंग्रेजों को या यूरोपियन को आर्मी में ज्यादा हिस्सेदारी का देने का प्रयास किया, ताकि 1857 के विद्रोह जैसा कोई और दूसरा विद्रोह घटित नहीं होने पाए। लेकिन इतना बड़ा एपरेटस अंग्रेजों के द्वारा खड़ा किए जाने के बावजूद हिंदुस्तान का इतना बड़ा विशाल क्षेत्र जब मास मोबिलाइजेशन के तहत में अपने हाथ खड़े करने शुरू किए महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो जब भी अंग्रेजी ऑफिसर्स देहाती क्षेत्र में लगान वसूल करने के लिए जाते थे तो लोग उसके खिलाफ में बहिष्कार करते थे, मारपीट करते थे और भगा देते थे। तो इस तरह से एक तो अंग्रेजों का खजाना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई के बाद खजाना, जैसा कि मैंने बताया, खजाना खाली हो चुका था। हिंदुस्तान एक्सचेकर का कर्ज उन पर, जैसा कि मैंने बताया, 1.3 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग हो गया था। और तीसरा, जो लैंड रिवेन्यू जनरेशन का जो आमदनी का सबसे बड़ा साधन था, अब उसको वसूलना बहुत कठिन हो गया। तो क्योंकि इस लैंड रिवेन्यू के इनकम का अधिकांश भाग आर्मी मेंटेनेंस में खर्चा होता था। और जब से अंग्रेजों ने आर्मी में हिंदुस्तानियों की संख्या घटा दी और अंग्रेजी फौज की संख्या बढ़ा दी, तो उसमें अंग्रेजी फौजों के शामिल होने के कारण उनके तनख्वाह भत्ते अलग होते थे, हिंदुस्तानियों के अलग होते थे। तो जिसके कारण से बहुत ज्यादा दबाव ब्रिटिश खजाने पर पड़ा और अंत में अंग्रेजों ने इस निष्कर्ष पर अंग्रेज लोग पहुंचे कि हिंदुस्तान को आजाद करना ही उचित रहेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति जैसा पुनः कोई दूसरा क्रांति अगर हो गया तो एक भी अंग्रेज हिंदुस्तान से बच के नहीं जा सकेगा। और इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो अंतिम वाइसराय और गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था 1947 का एक्ट, जिसमें कि कहा गया था कि 1948 के जून तक हिंदुस्तान को आजादी दे दी जाएगी, तो माउंटबेटन ने हालात को देखते हुए उन्होंने 6 महीना पहले ही हिंदुस्तान को आजाद कर दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो इस तरह से अंग्रेजों ने देखा कि अब हिंदुस्तान में साम्राज्य रखना फायदे का सौदा नहीं है, नुकसान हो रहा है, जितनी आमदनी नहीं हो रही उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। और जो इंटरनेशनल जो ओपिनियन था वो भी अंग्रेजों के खिलाफ जा रहा था, क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तानी स्वतंत्रता के सबसे बड़ा हिमायतदार था। और बदली हुई परिस्थितियों में 1945 के बाद यूएसए मतलब अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताकत बनकर उभरा। तो इस कारण से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को
आजाद कर दिया। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो ये टॉपिक है, ब्रिटिश राज पॉलिटी, उनकी शासन व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हमने काफी विशद रूप से आपको व्याख्यान दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें, ताकि मैं आने वाले दिनों में इससे भी बढ़िया वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।